प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन का क्षेत्र। इससे पूर्व हम लोगों ने लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में जाना था। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसको हम अंग्रेजी में स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। किसी भी विषय का जो क्षेत्र है उसका अभिप्राय यह होता है कि उसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाएगा, अर्थात उस विषय की विषय वस्तु क्या होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्षेत्र कहते हैं। यानी उसका जो विषय है, सब्जेक्ट जो है, उसका विस्तार कहाँ तक है, यानी उसमें जो अध्ययन की बातें हैं या अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो कौन कौन सी होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका विषय का क्षेत्र कहते हैं या स्कोप कहते हैं। तो अब हम सब जानते हैं कि लोक प्रशासन में सरकार के मुख्य भाग, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, उससे संबंधित कार्य ही शामिल हों या सरकार की तीनों शाखाओं से जुड़े हुए कार्य शामिल हो, या उसका नीति निर्माण से संबंधित हो या नीति क्रियान्वयन से संबंधित हो, या उसमें जो प्रशासन की जो तकनीकें हैं जिनसे क्या प्रशासन अपना कार्य करता है वो जुड़ी हों, या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण हो। इस प्रकार से क्या है, कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जैसे व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, पाठ्य विषय वस्तु का दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण, और कुछ चिंतक हैं उनका भी इसमें योगदान है क्षेत्र में, जैसे उर्बिक व फेयोल का, विलोबी का, पर्सी मैकविन का 3M और गोलम्बिस्की का लोकस और फोकस दृष्टिकोण। तो ये जो बिंदु हैं इनके माध्यम से हम क्या है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, लोक प्रशासन का जो व्यापक दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। लोक प्रशासन का जो व्यापक दृष्टिकोण है उसका अभिप्राय ये है कि इस दृष्टिकोण में दो बातें हैं कि पहला तो ये है कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उन को क्या है ये शामिल करता है। अर्थात इसकी विषय वस्तु या जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें कार्यपालिका के कार्य, विधायिका के कार्य और न्यायपालिका के कार्य, तीनों अंग जो हैं सरकार के, ये सारे इसमें क्या लोक प्रशासन में मतलब अध्ययन किए जाते हैं या इनके बारे में पढ़ा जाता है या इसको हम शामिल करते हैं। दूसरा जो है इसका बिंदु है वो है कि लोक प्रशासन क्या है, नीति का क्रियान्वयन के साथ साथ नीति के निर्माण में भी भाग लेता है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं उनको क्रियान्वयन करने में इसका ज़्यादा योगदान रहता है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण में भी भाग लेता है। तो व्यापक दृष्टिकोण जो है उसके ये दो मुख्य बिंदु हैं जिसके तहत इसको व्यापकता का स्वरूप दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार के तीनों अंगों को शामिल करता है और नीति क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण को भी शामिल करता है। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं व्यापक दृष्टिकोण के वो हैं डिमॉक, निग्रो, फिफ्नर, वाल्डो, विलोबी, LD वाइट और M मार्क्स। तो ये क्या हैं, इनके प्रमुख समर्थक या चिंतक है। परंतु यहाँ एक विरोधाभास भी होता है, वह यह है कि जो चिंतक हैं उसमें क्या है, वाइट जैसे विद्वान इस दृष्टिकोण के एक भाग का समर्थन करते हैं तो दूसरे भाग पर वो खरे उतरते नहीं हैं। अर्थात वो क्या है, अपनी एक परिभाषा में तो क्या है वो सरकार के तीनों अंगों को शामिल कर देते हैं, जबकि अपनी दूसरी परिभाषा में क्या है वो नीति निर्माण पर
वो जोर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन नीति के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। और कुछ विद्वान, इसके समर्थक विद्वान कहते हैं कि विधायिका में विधेयक पारित होते समय और न्यायपालिका में मुकदमों की सुनवाई के समय भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं। अतः कार्यपालिका के साथ साथ इन क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए। अर्थात विधायिका और न्यायपालिका जो है वो लोक प्रशासन के दायरे में क्यों आनी चाहिए, इसका कारण यही वो बताते हैं कि विधेयक के पास होते समय और मुकदमों की सुनवाई के समय प्रशासनिक कार्य होते हैं, इसलिए क्या है ये भी विधायिका और न्यायपालिका भी लोक प्रशासन के दायरे में आती है। आलोचना भी की जाती है इसकी। एक तो ये की जाती है कि इससे क्या लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो अस्पष्ट और अव्यावहारिक हो जाएगा, क्योंकि क्या है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी कुछ को ले लेंगे तो फिर क्या है उसका पता नहीं चल पाएगा, एक दायरा निश्चित नहीं रहेगा, थोड़ा घालमेल हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी इसकी आलोचना ये की जाती है कि राजनीति विज्ञान जो है अर्थात जो कार्यपालिका जो है उसका मुख्य काम क्या है, नीति का निर्माण करना है। तो और प्रशासन का जो मौलिक कार्य बताए जाते हैं, क्योंकि वुड्रो विल्सन ने क्या है यही बताया था कि जो राजनीति है वो प्रशासन से अलग है, क्योंकि राजनीति का काम क्या है, नीति निर्माण करना है, और प्रशासन का काम क्या है, नीति का क्रियान्वयन करना है। तो व्यापक दृष्टिकोण क्या है, नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण का भी उसको शामिल करता है। तो ऐसा करने से क्या है, जो राजनीति विज्ञान है उससे क्या है, टकराहट की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये व्यापक दृष्टिकोण है इसमें हम लोगों ने देखा कि लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों के जो कार्य हैं वो शामिल होते हैं। नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण में भी लोक प्रशासन भाग लेता है। इसके पश्चात हम देखते हैं संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण जो है यह क्या है, व्यापक दृष्टिकोण का क्या है, ठीक उल्टा है। कैसे उल्टा है, जैसे उसमें तो हम लोगों ने क्या है सरकार के तीनों अंगों को शामिल किया था और नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन दोनों को शामिल किया था। यहाँ हम संकुचित दृष्टिकोण में सिर्फ क्या है, कार्यपालिका के कार्यों को ही शामिल करते हैं। अर्थात लोक प्रशासन में कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है, वो ही इसमें शामिल होते हैं। और जो नीति निर्माण का कार्य है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र से बाहर है। अर्थात लोक प्रशासन का काम केवल नीति का क्रियान्वयन करना है, या नीति या कार्यक्रम जो भी हैं, योजनाएं सरकार के द्वारा जो बनाई जाती है उनको लागू करने का काम है, बनाने का काम नहीं है। इसके जो प्रमुख समर्थक विद्वान हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, पर्सी मैक्वेन और मर्सन। इसकी भी आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना यह की जाती है कि यह लोक प्रशासन की जो व्यवहारिक भूमिका है उसकी उपेक्षा करता है और लोक प्रशासन की नीति निर्माण में भूमिका की उपेक्षा करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि लोक प्रशासन जो है वो वास्तव में क्या है, व्यापक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें क्या है लोक प्रशासन क्या है योजनाएं जो हैं बनाने में उसमें भी अपने तथ्य, डेटा वगैरह उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से क्या है लोक प्रशासन क्या है व्यवहारिक रूप से वहाँ भी काम आता है। और इसके अलावा लोक प्रशासन क्या है नीति निर्माण में भूमिका निभाता है। तो प्रशासन में जो नीति निर्माण की भूमिका है उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्री के नीचे क्या है वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, वो सचिव होते हैं। तो मंत्री को नीति निर्माण के लिए क्या है आवश्यक जो तथ्य, आंकड़े या परामर्श है वो सचिवालय अर्थात सचिवों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके बाद जो नीतियाँ या कानून जो बन जाते हैं उनकी क्रियान्वित करने के लिए क्या है प्रशासनिक लेवल पर क्या है उप नीतियों का निर्माण किया जाता है। वो क्या है विशुद्ध रूप से क्या है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है जो नीति क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो अधीनस्थ विधायन है, अधीनस्थ विधायन क्या होता है कि
जैसा कि हम जानते हैं विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण या कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, विधियों का निर्माण किया जाता है, परंतु विधायिका जो है वो एक मोटा ढांचा या खाका तैयार कर देती है और उसके बाद में जो विधि से संबंधित उपनियम नियम वगैरह जो भी हैं वो सब क्या है कार्यपालिका के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो उस कार्यपालिका के कार्य में प्रशासन अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये विधायिका के द्वारा जो मोटा खाका तैयार कर देने के बाद में कार्यपालिका के द्वारा जो नियम उपनियम इत्यादि जो बनाए जाते हैं उस पर हाथ मार्ट जो लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधीनस्थ विधायन या प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो संकुचित दृष्टिकोण है उसमें क्या है कार्यपालिका के कार्यों को ही शामिल किया जाता है और नीति के क्रियान्वयन को ही शामिल किया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला दृष्टिकोण जो है वो भी एक संकुचित दृष्टिकोण है, लेकिन वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर उस पर प्रश्न आते हैं। वो है हमारा पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, ये संकुचित दृष्टिकोण की श्रेणी में आता है और यह जो दृष्टिकोण है ये दो कारणों से मतलब प्रशासन में आया या उत्पन्न हुआ। पहला ये है कि प्रबंधकीय जो विद्वान थे उन्होंने क्या है प्रशासन को मैनेजमेंट माना, प्रबंधन माना। दूसरा उनका ये था कि वो प्रशासन को, लोक प्रशासन को एक सार्वभौमिक प्रशासनिक विज्ञान बनाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या है उनको क्या है कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता थी। तो सर्वप्रथम क्या है फेयोल और उर्विक ने उन सिद्धांतों की चर्चा की जिनमें पोस्ट कॉर्प की गतिविधियां शामिल थी। फिर उसके बाद में अंततः लूथर गुलिक जो है उन्होंने क्या है प्रबंधन के या मैनेजमेंट के जो 7 कार्य हैं उनके अंग्रेजी शब्दों के पहले अक्षरों को लेकर एक पोस्ट कॉर्प विचारधारा प्रतिपादित की। यहाँ पोस्ट कॉर्प जो है ये शब्द POSTCORB, तो ये जो पोस्ट कॉर्प शब्द है ये वास्तव में क्या है जो 7 कार्य हैं प्रबंधन के, उनके जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, शब्द जो हैं उनके जो पहले अक्षर हैं उनसे क्या है ये बनाया गया है, ये संयुक्त शब्द है। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो P जो है उसमें P पहला है तो उसका मतलब है प्लानिंग। तो प्लानिंग का जो P है पहला अक्षर जो है उससे ये P आ गया। इसी प्रकार O जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, S से क्या हो जाएगा स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। इस प्रकार से ये क्या है पोस्ट कॉर्प शब्द बना है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्लानिंग जो है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। यह प्रशासन की क्या है पहली क्रिया है जिसके तहत क्या है किए जाने वाले जो कार्य हैं उनकी क्या रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके अंतर्गत ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो आवश्यक कार्य नीतियाँ हैं उनका क्या है निर्धारण किया जाता है। अर्थात हमें क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, इसका आकलन और नियोजन किया जाता है। तो ये पहली गतिविधि है प्रशासन की। इसके पश्चात दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं इसको संगठित करना। इसके अंतर्गत प्रशासन के जो कार्य हैं उनका क्या है विभाजन और आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि सही व्यक्ति को क्या है सही काम मिले, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के अनुपात में सत्ता या अधिकार या पावर क्या है सौंपी जा सके, जिससे क्या है उसकी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तय किया जा सके। इसके अलावा जो कार्मिक हैं, मानवीय संसाधन जो हैं उनके मध्य क्या है कार्य संबंधों को भी क्या है निर्धारित किया जाता है। अर्थात मोटे तौर पर हम कहें तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या है संसाधनों का एकीकरण करना क्या है ऑर्गेनाइजिंग है। तीसरा है स्टाफिंग, कार्मिक व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि संगठन की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप क्या है जो मानवीय संसाधन हैं उनकी क्या है
प्राप्ति, उनका प्रशिक्षण और उनका पद स्थापन किया जाता है। यानी मानवीय संसाधनों को ढूंढा जाता है, जो उपयुक्त मानवीय संसाधन है, जो हमारे संगठन के जो उद्देश्य हैं या प्रशासन के जो उद्देश्य हैं, उसके लिए किस किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसको प्राप्त किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको क्या है, उनकी योग्यता के अनुरूप काम सौंपा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, स्टाफिंग कहलाती है। चौथी जो है वो है डायरेक्टिंग, इसको हिंदी में कहेंगे निर्देशन। इसका क्या मतलब है कि कार्मिकों को कार्यों और उद्देश्यों की ओर प्रवृत्त करना, उनको क्या है, जो संगठन या प्रशासन के जो कार्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी ओर उनको उन्मुख करना। तो इसके लिए क्या है, उनको निर्देश दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है उच्चाधिकारियों के द्वारा कि आपको ये काम करना है, और इसमें क्या है, नियंत्रण भी शामिल होता है, क्योंकि जब निर्देश देंगे तो फिर क्या उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। इसके पश्चात पांचवी जो गतिविधि है वो है समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है कि संगठन की जो सभी इकाइयां हैं, उप इकाइयां हैं और कार्मिक है, उनके मध्य क्या है, उद्देश्य की एकता के लिए एकदम तारतम्यता या टीम की भावना उत्पन्न की जाती है, उनमें एकता स्थापित की जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। संगठन के जितनी भी इकाइयाँ हैं, उसकी उप इकाइयाँ हैं, उसके जो कर्मचारी है, उनमें क्या है, जो हमारा टारगेट है संगठन या प्रशासन का, उसको प्राप्त करने के लिए सभी इकाइयों, उप इकाइयों और कर्मचारियों के मध्य तालमेल, टीम, सहयोग, एकता, जो भी कहें उसको क्या है, स्थापित किया जाता है, और जो भी संघर्ष हैं, जो विरोधाभास हैं, उनको क्या है, समाप्त किया जाता है, जिससे क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसके पश्चात आता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है कि अधीनस्थ स्तर के जो भी गतिविधियां या काम हुए हैं, उनसे क्या है, उच्च प्रबंधक वर्ग जो है उसको क्या है, सूचित किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। उसको रिपोर्ट की जाती है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिवेदन। तो इससे क्या है, मतलब जो उच्चाधिकारी वर्ग है या जो मैनेजमेंट का जो वर्ग है, उसको पता चलता रहता है कि नीचे के लेवल पर काम किस प्रकार से हो रहा है, और उसके हिसाब से क्या है, उच्चाधिकारी सुधारात्मक निर्देश वगैरह देते रहते हैं, और इसी के माध्यम से आदेश भी संचालित होते हैं, और जो एक हायर और लोअर का जो रिलेशन है वो भी क्या है, बना रहता है। इसके पश्चात आता है बजटिंग, वित्तीय व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन जो है उसको क्या है, वित्तीय ज़रूरतों की आवश्यकता होती है, और वित्त के बगैर प्रशासन संभव नहीं है, क्योंकि वित्त को क्या, प्रशासन का रक्त भी कहा गया है, वो प्राणवायु के समान है। तो जितनी भी वित्तीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना और आय व्यय की जो देख रेख है, वो सब क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। यानी कितना खर्च होगा, कितनी इनकम होगी, ये सारी बातें क्या कहलाती है, वित्तीय व्यवस्था या बजटिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से पोस्ट कॉर्प जो है वो प्रबंधन की या मैनेजमेंट की जो 7 कार्य हैं, उनके जो अंग्रेजी शब्द हैं उनके प्रथम अक्षरों से बनी हुई एक विचारधारा है, और इसको किसने दिया था, लूथर गुलिग ने। इसके पश्चात हम पोस्ट कॉर्प की विशेषताओं को देखते हैं। पोस्ट कॉर्प की क्या विशेषताएं हैं? पोस्ट कॉर्प की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। पहला ये है कि यह प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित करता है, अर्थात यह बताता है कि प्रशासन में किन किन कामों को किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो इसने 7 जो प्रशासन के जो कार्य बताए हैं वो ही प्रशासन नहीं है, वो तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि पोस्ट कॉर्प क्या है, बिल्कुल यूँ मानिए एक 7 गतिविधियाँ बताता है, जबकि प्रशासन में तो बहुत कुछ आता है। तो इसलिए क्या ये एक संपूर्ण क्षेत्र नहीं है। दूसरा क्या है, यह प्रशासन को क्या है, मैनेजमेंट के रूप में देखता है, प्रबंधन के रूप में देखता है। और यह क्या है, पोस्ट कॉर्प प्रबंधन की तकनीकों का वर्णन है। जैसा कि हमने देखा कि हर मैनेजमेंट में क्या है, ये मोटे तौर पर 7 गतिविधियाँ आपको मिलेगी ही, और चाहे किसी प्रकार का कार्य हो,
ठीक है ना, आपको ये सार्वभौमिक रूप से क्या है, ये 7 गतिविधियाँ मिलेगी। इसलिए क्या है, ये प्रशासन को क्या है, सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करता है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह, यानी लोग चाहे वो प्राइवेट काम हो, चाहे वो सरकारी कार्य हो, चाहे वो सेवा से संबंधित कार्य हो, चाहे वो रक्षा से संबंधित कार्य हो, चाहे वो उत्पादन से संबंधित कार्य हो, चाहे वो वाणिज्य से संबंधित कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, सभी कार्यों में मोटे तौर पर ये 7 गतिविधियाँ देखने को मिलती है। इसलिए ये क्या है, प्रशासन को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करता है। इसके पश्चात इसमें जो निहित सिद्धांत हैं पोस्ट कोर में, जो 7 सिद्धांत हैं, इसके द्वारा क्या है, प्रशासनिक विज्ञान की प्राप्ति का एक आधार मिलता है। तो क्योंकि देखो विज्ञान जो है, विज्ञान में एक निश्चित सिद्धांतों का होना ज़रूरी है। सिद्धांत से ही क्या है, विज्ञान विज्ञान कहलाता है। और उन सिद्धांतों के आधार पर हम क्या है बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे की जा सकती है। तो उसके आधार पर ही क्या है, हम उसको विज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। तो ये जो चिंतक थे, ये भी क्या है, प्रशासन को विज्ञान बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या है, सिद्धांतों का शोध किया और उनको प्रशासन में शामिल करने का प्रयास किया। तो ये क्या है, प्रशासन को एक विज्ञान का आधार प्रदान करता है। और यह क्या है, एक औपचारिक सांगठनिक सिद्धांत है, अर्थात इसको हम लिखित में ले सकते हैं और इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह मानवीय तत्वों को शामिल नहीं करता। ये सब चीज़ें हम संगठन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा औपचारिक संगठन सिद्धांत क्या होता है। तो ये पोस्ट गौरव की कुछ विशेषताएं थी। इसके पश्चात हम देखते हैं पोस्ट गौरव की जो आलोचनाएं हैं वो क्या हैं। पहला क्या है कि यह मतलब जो प्रशासन जो है उसकी तकनीकों का वर्णन करता है, ठीक है। अर्थात यह बताता है कि प्रशासन जो है उसमें कौन कौन सी तकनीकें शामिल होती है, अर्थात उनकी सेवाओं के बारे में यह नहीं बताता है प्रशासन की। इसके अलावा इसकी एक आलोचना यह की जाती है कि यह एक कल्पनातीत दृष्टिकोण है, अर्थात यह आदर्शवादी अधिक है, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, उस पर ज़्यादा जोर देता है, व्यवहारिक कम है। और चूँकि यह सिर्फ प्रशासन की तकनीकों को ही बताता है, इसलिए क्या ये प्रशासन के क्षेत्र को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा संकुचित कर देता है। और लेविस मेरियम जो हैं उन्होंने भी क्या है पोस्ट गौरव की आलोचना की है। लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट गौरव जो है वो प्रशासन के एक स्वरूप को ही प्रस्तुत करता है, जबकि उसके दूसरे भाग को छोड़ देता है। किसी भी संगठन के मतलब अगर विवेकपूर्ण प्रशासन के लिए हम उसकी पाठ्य विषय वस्तु जो है उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। लेविस मेरियम ने क्या फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे पाठ्य विषय वस्तु जो दृष्टिकोण है उसका पढ़ेंगे। तो वो लेविस मेरियम कहते हैं कि पोस्ट गौरव मात्र वे तकनीकें हैं जिनके द्वारा प्रशासन किया जाना है, लेकिन जहाँ कार्य किया जाना है वह अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको पोस्ट गौरव में शामिल नहीं किया गया। कहने का भाव ये है कि जैसे मान लीजिए हम पशुपालन विभाग में अगर देख रहे हैं, या स्वास्थ्य विभाग है, या कृषि विभाग है, या शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा एक सेवा है, पशुपालन जो है वो उसका भी एक सेवा अलग है। तो ये अलग अलग सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अलग है। तो पोस्ट गौरव की तकनीकें तो आपको हर जगह मिलेगी, प्लानिंग मिलेगी, आपको ऑर्गेनाइजिंग भी मिलेगी, आपको स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग सब कॉमन ही मिलना है वो तो। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग का जो पोस्ट गौरव है वो अलग है, और अपने क्या कहते हैं जो शिक्षा क्षेत्र है उसके अंदर क्या है अलग प्रकार का रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि जो वहाँ की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन भी क्या है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पोस्ट गौरव क्या है एक प्रकार का एकांगी है, यानी वो एक क्षेत्र को ही बताता है, जबकि दूसरा क्षेत्र जो पाठ्य विषय वस्तु है अर्थात जो की जाने वाली सेवा है उसके बारे में ये नहीं बताता। तो इस प्रकार से लेविस मेरियम ने क्या है इसकी आलोचना की थी। दूसरा है इसके बाद है मेयोवादियों की आलोचना। मेयो जो हैं एल्टन मेयो के नाम से मेयोवादी कहलाते हैं,
इन्होंने क्या है हॉथॉर्न प्रयोग के माध्यम से क्या है मानव संबंधवादी विचारधारा दी थी, जिसका हम आगे की यूनिटों में अध्ययन करेंगे। वो कहते हैं कि संगठन में काम करने वाले जो मनुष्य हैं और उनकी जो सेवा की दिशाएं हैं, उनकी हम उपेक्षा करके क्या उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकते। पोस्ट कॉर्प जो दृष्टिकोण है वो इस तथ्य को नज़रअंदाज करता है, और जो पोस्ट कॉर्प की तकनीकें हैं वो तभी सफल हो सकती है जब उनको प्रयुक्त करने वाले मनुष्य की दशाओं और संबंधों पर भी ध्यान दें। अर्थात ये मात्र एक तकनीकें ही हैं, उसमें मानव की दशाओं का, कार्य की दशाओं का कोई भी चर्चा नहीं है। इसलिए क्या है मेयोवादी इसको क्या है उचित नहीं मानते। इसके बाद आती है हमारे व्यवहारवादी साइमन जो हैं, हर्बर्ट साइमन जो हैं, उनकी आलोचना। पोस्ट कॉर्प सहित जितने भी यांत्रिक सिद्धांत हैं उन सभी की क्या है हर्बर्ट साइमन ने क्या है अव्यावहारिक और यांत्रिक आधार पर क्या है आलोचना की है। वो प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनको क्या है कहावतें कहते हैं, और वो कहते हैं कि कहावतों से ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है हर्बर्ट साइमन क्या है पोस्ट कॉर्प सिद्धांत की कहावतों के कहकर आलोचना करते हैं। कहावतें इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही सिद्धांत किसी एक स्थिति में तो लागू हो जाता है और उसी स्थिति में दूसरा सिद्धांत क्या है उसका विरोधाभासी हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कॉन्ट्राडिक्शन की इसमें क्या है स्थिति रहती है। इसके पश्चात अगला जो हमारा क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण है वो है पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प की जो अपूर्णता है और अव्यवहारिकता है उसके फलस्वरूप ही क्या है यह दृष्टिकोण आया था। और जो लेविस मैरियम हैं इन्होंने क्या है अपनी पुस्तक जो है उसका नाम है पब्लिक सर्विस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग 1939, उसमें क्या है प्रशासन के उन्होंने दो पक्ष बताए थे, एक तो पाठ्य विषय वस्तु पक्ष और दूसरा पोस्ट कॉर्प जैसी तकनीकें। पाठ्य विषय वस्तु जो है वो क्या है वो वह क्षेत्र या समस्या है जहाँ पर हम क्या काम करते हैं। लोक प्रशासन में क्षेत्र शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि हो सकते हैं। और पोस्ट कॉर्प के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और वो क्या है एक प्रकार की तकनीकें हैं जिनके द्वारा हम क्या है योजना बनाकर काम करते हैं। मैरियम के अनुसार पोस्ट कॉर्प ऐसी तकनीकें हैं जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट होती है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी प्रकृति और क्या है विषय वस्तु होती है, जिसके हिसाब से क्या है उसको विशेष तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए एक सामान्य योजना उसी प्रकार बनाई जाएगी जैसे शिक्षा के लिए, लेकिन स्वास्थ्य योजना के लिए यह जानकारी जरूरी है कि यह किन लोगों अर्थात मरीजों के लिए है, वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, पूर्व में किए गए कार्यों का क्या प्रभाव हुआ। स्पष्ट है कि निचले स्तर के ये जो अंतर हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो स्वयं भी पोस्ट कॉर्प को प्रभावित करते हैं। पोस्ट कॉर्प में क्या है इन गतिविधियों की उपेक्षा की गई है। तो कहने का भाव ये है कि सेवाओं के जो क्षेत्र है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है पोस्ट कॉर्प भी उसके अनुरूप ही बनता है। तो सेवाओं की क्या है पोस्ट कॉर्प के जो सिद्धांत है पाठ्य विषय वस्तु जो है पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत में क्या है उसकी उपेक्षा की गई है। लेविस मैरियम क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो दो फलक वाली कैंची है, उसमें एक औजार है दो फलक का कैंची के समान औजार है, इसका एक फलक जो है वो तो क्या है पोस्ट कॉर्प है और दूसरा जो है इसका फलक है वो क्या है पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान है। प्रशासन तभी प्रभावशाली होगा जब दोनों फलक अच्छी तरह से मौजूद हो। कैंची तभी काम कर पाएगी जब उसके दोनों फलक जो हैं बढ़िया तेज व धारदार हो। इसके पश्चात हम पोस्ट कॉर्प जो हैं उसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। पहला ये है कि ये पोस्ट कॉर्प का विरोधी नहीं है अपितु उसका परिपूरक है, अर्थात उसकी कमियों को दूर करता है।
इस दृष्टिकोण का जो मुख्य बल है उन कार्यों और सेवाओं पर है जो प्रशासनिक अभिकरण प्रदान करता है, न कि उसके करने की तकनीकों पर। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं कि पाठ्य विषय वस्तु जो है वो सेवाओं या कार्यों पर जोर देता है और पोस्ट गौरव क्या है, उनकी उपेक्षा करता है। तो पोस्ट गौरव जो है सेवाओं या कार्यों के अनुरूप अलग अलग होता रहता है। तो उसका इस दृष्टिकोण का जोर क्या है, उन सेवाओं और उन कार्यों पर है जिन पर क्या है पोस्ट गौरव कार्य करता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रशासन की मुख्य समस्या उसके पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित होती है, क्योंकि पोस्ट गौरव तो क्या है कॉमन टेक्निक है एक, लेकिन हर सेवा और हर कार्य जो है उसकी समस्याएं पर्सनल हैं, अलग हैं। जो प्रॉब्लम या समस्याएं शिक्षा विभाग की है वो समस्याएं स्वास्थ्य विभाग में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हर क्या है कार्य या सेवा है वो अलग अलग है, उसका अपना ही एक अलग पोस्ट गौरव होगा। इसके अलावा प्रत्येक प्रशासन की मुख्य समस्या उसके पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और पाठ्य विषय वस्तु के माध्यम से प्रशासनिक क्षेत्र पर पर्यावरण जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी यह आंशिक रूप से स्वीकार करता है। इसके पश्चात कुछ अन्य दृष्टिकोण भी हैं, जैसे लोक कल्याणकारी या आदर्शात्मक दृष्टिकोण है, उसको देखते हैं हम। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को उतना ही लोक कल्याणकारी आदर्शवादी मानता है जितना कि राज्य को। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण ने राज्य के कार्यों और दायित्वों में भारी वृद्धि की है और परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन पर भी क्या है जिम्मेदारी का भार बढ़ गया है। लोक प्रशासन पर ही राज्य के उन उद्देश्यों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी आ गई है। वाकर कहते हैं कि लोक प्रशासन में संपूर्ण सरकार के जो कार्यकलाप हैं वो क्या है समा गए हैं। वास्तव में वे एक दूसरे से इतने अधिक व्याप्त हो गए हैं कि लोक प्रशासन और राज्य में आज कोई अंतर नहीं रह गया है। वाइट एल.डी. वाइट जो हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन अच्छी ज़िंदगी का साधन बन गया है। जनता यह स्वीकार करने लग गई है कि बिना प्रशासन के उसकी सुरक्षा और सुविधाएं क्षण भर में ध्वस्त हो जाएगी यदि प्रशासन नहीं हो। कई विद्वान लोक प्रशासन को राज्य के सामाजिक आर्थिक दर्शन का प्रतिबिंब मानते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन ही है जो सामाजिक परिवर्तन करने या आर्थिक विषमता मिटाने का उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है। नेहरू जी ने उसे सभ्यता के रक्षक के साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का महान साधन भी माना है। कहने का भाव ये है कि लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है वो या आदर्शात्मक दृष्टिकोण जो है वो राज्य के साथ साथ लोक प्रशासन के जो कार्य बढ़े हैं उसको शामिल करता है और अंततोगत्वा एक प्रशासनिक राज्य की अवधारणा का समर्थन करता है। और जितने भी राज्य के जो उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं वो लोक प्रशासन के भी उद्देश्य या लक्ष्य बन जाते हैं। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के साथ साथ प्रशासन का स्वरूप भी क्या है लोक कल्याणकारी बनता जा रहा है। इसके पश्चात सम्यक दृष्टिकोण भी है, ये क्या है देख लेते हैं। यहाँ सम्यक जो है इसका मतलब यहाँ ये है कि जो ऊपर के जो दृष्टिकोण दिए गए हैं उसकी आलोचना के बजाय वास्तविक स्थितियों पर क्या है आधारित लोक प्रशासन की वर्तमान अवस्था का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसे सम्यक दृष्टिकोण सम्यक दृष्टिकोण कहने का मतलब यह नहीं है कि पुराने दृष्टिकोणों के मध्य कोई हम समानता ढूंढ रहे हैं या किन्हीं जो अतिवादी विचारधाराएं जो हैं एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराएं हैं उनके मध्य हम कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। यहाँ सम्यक का मतलब ये नहीं है, अपितु इस बात में सम्यक है कि वर्तमान संदर्भों में या व्यवहारिक परिस्थितियों में जो भी यथा योग्य स्थितियाँ हैं उस पर क्या है हम नज़र रखें, ऐसा हमारा दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन की भूमिका, उसके कार्य और उसका जो संगठन है वो राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण द्वारा काफ़ी हद तक निर्धारित होता है। यह पारिस्थितिकी और व्यवस्था उपागमों के अध्ययनों ने हमें सिद्ध कर दिया है। इसलिए
विकसित देशों के संदर्भ वाले जो लोक प्रशासन को विकासशील देशों के जो लोक प्रशासन है उससे क्या है तुलना करना क्या है गलत है। वास्तव में प्रशासन दोनों स्थानों में मौजूद है, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, और वहाँ का जो पर्यावरण है उसके आधार पर भी क्या है प्रशासन क्या है अलग अलग होता है। तो एक देश की जो तकनीकें हैं वो दूसरे देश की तकनीकों पर लागू नहीं की जा सकती है। प्रशासन क्या है विकासशील देशों में राजनीति पर क्या है हावी होता है और उसकी अनेक कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो उसके क्रियान्वयन में क्या है बाधा भी आती है। राजनीति और प्रशासन का जो क्या घालमेल रहता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सम्यक दृष्टिकोण है। इसके पश्चात में कुछ चिंतक हैं उनका भी कुछ योगदान है, जैसे उर्विक व फेयोल है। इन्होंने क्या है 5 कार्य बताए हैं। वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। 5 हैं ये, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 5 हैं। विलोपी जो हैं उन्होंने क्या है प्रशासन के 5 कार्य क्षेत्र बताए हैं। पहला है सामान्य प्रशासनिक कार्य, जैसे कार्य का विभाजन है, निर्देशन है, नियंत्रण है। दूसरा संगठन का निर्माण। तीसरा कार्मिक प्रबंधन। चौथा भौतिक संसाधनों का अनुमान और उनकी पूर्ति करना। 5वां वित्त है। तो उन्होंने क्या है 5 बताए हैं। इसी प्रकार जो पर्सी मैक्यूइन हैं उन्होंने लोक प्रशासन में मैन, मटेरियल एंड मेथड यानी मनुष्य, सामग्री और पद्धति को शामिल किया है लोक प्रशासन में। उनके अनुसार ये लोक प्रशासन में 3 चीज़ें आती है। और इसके बाद में आता है लोकस और फोकस का दृष्टिकोण। इसको क्या है गोलम्बस्की के द्वारा दिया गया था। यहाँ लोकस का मतलब क्या है लोक प्रशासन के क्षेत्र के स्थान के निर्धारण से है, अर्थात यह क्या है राजनीति का एक भाग है, क्योंकि राजनीति विज्ञान से क्या अलग होकर क्या है लोक प्रशासन बना है। इसके अलावा उसका इतिहास, अर्थशास्त्र और जो विधि है उससे भी क्या उसका संबंध है। और लोक प्रशासन का जो फोकस है उसका अभिप्राय ये है कि लोक प्रशासन में अध्ययन का बिंदु क्या हो। गोलम्बिस्की के अनुसार लोक प्रशासन में लोक नीति की अपेक्षा प्रशासनिक तकनीकों के अध्ययन पर बल दिया जा रहा है। गोलम्बिस्की कहते हैं कि लोक प्रशासन के बदलते स्वरूप की व्याख्या किसी एक पक्ष के आधार पर नहीं की जा सकती, अपितु लोकस और फोकस दोनों के माध्यम से ही की जा सकती है। अर्थात लोक प्रशासन में हमें उसका स्थान और उसका अध्ययन बिंदु दोनों को देखना चाहिए, उसी से उसका हम क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आज जो टॉपिक है लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।